पिछले 3 साल में कितना कुछ बदल गया था रागिनी के व्यक्तित्व में। लैपटॉप के आगे चश्मा लगाए बैठी अपनी पत्नी को देखकर प्रतीक सोच में डूब गया था। तो क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए सर? रागिनी ने प्रोफेशनल लहजे में पूछा तो प्रतीक एक बारी को सकपका गया। उसके आगे रागिनी की आवाज़ भी नहीं निकलती थी। पर आज परिदृश्य पलट गया था। रागिनी के आत्मविश्वास और रवैये के आगे प्रतीक बौना महसूस कर रहा था। घर चलो रागिनी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। प्रतीक को खुद अपनी कही पंक्तियाँ कांपती सी लगी। रागिनी निर्विकार सी बैठी रही तो रहा सहा हौसला भी जाता रहा प्रतीक का। 2 मिनट की चुप्पी के बाद रागिनी ने सधे शब्दों में जवाब दिया, ये मेरा ऑफिस है प्रतीक, शाम को घर पर बातें करते हैं। तब तक तुम चाहो तो बाहर इंतजार कर सकते हो। यहीं बैठा रहूं तो? प्रतीक ने कहा तो रागिनी के काम करते हाथ रुक गए। प्रतीक फौरन उठ खड़ा हुआ, नहीं मैं बाहर ही ठीक हूँ, तब तक एक निगाह तुम्हारे बुटीक पर भी डाल लूँगा। 3 सालों में काफ़ी तरक्की कर ली थी रागिनी ने। डबल स्टोरी बुटीक शहर में अच्छी प्रतिष्ठा पा चुका था। 2 कमरों में दर्जी, कारीगर वगैरह काम कर रहे थे और एक हॉल में डिस्प्ले और ट्रायल रूम था। सीढ़ियों से ऊपर आकर रॉ मटेरियल स्टोर और फिर 2-3 केबिन में मैनेजर टाइप के लोग काम कर रहे थे। रागिनी की पीए को देखकर तो वो चौंक गया था। टूर करा रहे बंदे से गर्व मिश्रित भाव से बोला, मेरी बीवी है वो। तो उस बंदे का चेहरा ज़रूरत से ज़्यादा ही कठोर हो गया था। मेरे टुकड़ों पर पलती है और मुझसे ही बात बना रही है। थप्पड़ की आवाज़ के साथ प्रतीक की भद्दी जुबान भी महफिल में गूंज गई थी। रागिनी ने खून भरी आंखों से प्रतीक को एक बार देखा और चुपचाप पार्टी हॉल से निकल गई थी। दोस्तों ने प्रतीक को चेताया था, प्रतीक ये कैसा सलूक था रागिनी के साथ? वो पत्नी है तेरी, तुझे गलत काम करने से वो रोक रही थी। जा उसे मना ले। पर वो अपने दमों में भरा बैठा था। मनाएगी मेरी जूती? कहाँ जाएगी? खड़ी होगी गाड़ी के पास। उसके पास पैसे कहाँ हैं घर जाने को? और जाएगी भी कहाँ? इस दुनिया में मेरे अलावा उसका है कौन? अनाथालय में साथ पले बढ़े रागिनी और प्रतीक के प्यार के चर्चे तो शुरू से ही आम थे। स्कॉलरशिप से उच्च शिक्षा पाकर प्रतीक जब बड़ा ऑफिसर बन गया तो उसके मन में इस बात का घमंड भर गया। नौकरी पक्की, शादी आश्रम वालों ने करा दी और जिंदगी पटरी पर चल पड़ी। शुरू में तो छोटी छोटी बातों पर प्रतीक बस झुंझला जाता था, पर एक दिन ऑफिस जाते हुए रागिनी के हाथ से टिफिन गिर गया तो प्रतीक गुस्से से हाथ छोड़ बैठा था। पूरा दिन अफसोस करता रहा, रागिनी को सॉरी बोलने और मनाने के तरीके खोजता रहा। पर शाम होते होते उसका पुरुषोचित दम आड़े आ गया। घर पहुंचा तो रागिनी के चेहरे पर डर और सहमापन देखकर वो और शेर हो गया। अब तो ये रोज की सी बात हो गई। तेरी औकात क्या है? मेरे बिना तेरा वजूद क्या है? उसका प्यार भी दरिंदगी में तब्दील हो गया। पर उस रात जब घर लौटा तो सारा नशा उतर गया। रागिनी ना तो कार के पास इंतजार करती मिली और ना ही घर की देहरी पर। 2-4 दिन तो यही सोचकर निकाल दिए कि जाएगी कहाँ। आने दो वापस, पैर ही तोड़ दूंगा, तलाक के कागज मुंह पर मार दूंगा। पर इंतजार खत्म ही नहीं हुआ। दिन हफ्ते बने और हफ्ते साल। बॉस की बेटी की शादी में इस नए शहर आया तो होटल के बाहर रागिनी का बोर्ड टंगा देखकर दंग रह गया। पता नोट किया और सीधे चला आया उसके बुटीक में, दिशा बुटीक। चलें? रागिनी की आवाज़ से वर्तमान में लौटा प्रतीक। रागिनी बिजनेस सूट में गजब लग रही थी। गाड़ी में उस मैनेजर को पहले से बैठा देखकर वो थोड़ा अचकचा गया। रागिनी पिछली सीट पर उसके बगल में बैठ गई तो उसका खून खौल उठा। अपनी गुस्सा दबाते हुए ड्राइवर के साथ आगे बैठ तो गया, पर उसके कान पीछे उन दोनों के वार्तालाप पर लगे रहे। काम की बात खत्म होने के बाद उस अमित ने अमूल कॉर्नर पर गाड़ी रुकवाई तो प्रतीक उसकी रुखसत समझकर खुश हो गया। वो पीछे बैठने लगा तो रागिनी ने रोक दिया। अमित आ रहा है, दिशा के लिए आइसक्रीम लाने गया है। कौन दिशा? मन हुआ पूछे पर नहीं बोल पाया। अमित ने गाड़ी में बैठते हुए एक बटर स्कॉच रागिनी को पकड़ाई तो प्रतीक बेचैन होने लगा। पसंद भी पता है? हाँ तो स्टाफ है, पता चल जाता है। नागेश को भी तो मेरे खान पान की सारी पसंद पता है, उसने खुद को समझाया। एक पॉश सोसाइटी में जाकर गाड़ी रुकी। 12वीं मंजिल पर प्यारा सा फ्लैट था। दरवाज़ा खुलते ही एक नन्ही सी परी दौड़कर अमित के पैरों से लिपट गई। डैडी, मेरी आइसक्रीम, उसने अमित को किस करते हुए कहा तो अमित ने पैकेट उसकी आंखों के आगे लहरा दिया। बाप बेटी अपने कमरे में चले गए तो प्रतीक कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया। दिशा की मम्मी कहाँ हैं? रागिनी ने सवाल अनसुना कर दिया और सोफे पर बैठने का इशारा करके दूसरे कमरे में चली गई। रागिनी पेइंग गेस्ट होगी, अमित की खुद को तसल्ली दी। रागिनी आई और मेज पर एक फाइल रखकर तसल्ली से बोली, प्रतीक तुम तलाक के पेपर्स पर साइन कर दो, जिससे हम कागजों के इस बंधन से आज़ाद हो जाएं।
प्रतीक का मुंह खुला रह गया। रागिनी निर्विकार भाव से बोली, मैं तुम्हें कांटेक्ट करने वाली थी, पर देखो ना, सच कहा है किसी ने, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तुम अचानक ही हमारे बुटीक पर चले आए। खैर अब साइन जल्दी कर दो, क्योंकि इस साल दिशा के तीसरे बर्थडे पर मैं उसे डैडी हमेशा के लिए देने वाली हूँ। प्रतीक एक के बाद एक झटके खा रहा था। दिशा मेरी? रागिनी ने प्रतीक की सारी उलझनें दूर कर दी। उस दिन होटल से निकलकर मैं सीधे अनाथालय पहुंची। अपना वो सूटकेस जिसे तुमने नए घर में रखने से मना कर दिया था, लिया और इस नए शहर में आ गई। मेरे सिलाई कढ़ाई के डिप्लोमे के बलबूते ओबरॉय फैशन हाउस में टेलर की नौकरी मिली। 2-3 महीने में ही मैं उनकी फेवरेट बन गई। तभी मुझे अपनी प्रेगनेंसी का एहसास हुआ। अमित ओबरॉय उनके बड़े बेटे हैं। सभी ने मेरा बहुत ध्यान रखा। दिशा दुनिया में आई। इसके पहले बर्थडे पर हमने दिशा बुटीक का उद्घाटन किया। दूसरे बर्थडे पर यह घर लिया और तीसरे पर हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। प्रतीक एक हारे हुए जुआरी की तरह कागजों पर साइन करके वहां से निकल गया। आखिरी बार अपनी बेटी को देखने तक की हिम्मत नहीं कर सका। फ्रेंड्स, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। आपको ये कहानी कैसी लगी? इसका एंड कैसा लगा? अगर कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।